Hello everyone. Good morning to all of you. साउंड स्क्रीन प्रॉपर हो तो बोल सकते हो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये लास्ट पेपर है जो आपने अटेम्प्ट किया होगा, जेई एडवांस पेपर 1। सो इस पेपर में जो भी डाउट्स हो, व्हाटएवर द क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, आप उनके नंबर्स भेज सकते हो। वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस देन। सो एनी डाउट ऑन दिस पेपर 1? क्वेश्चन नंबर 4 और 17 आपने दो पूछे हुए। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एंड 17 डील करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज टू क्वेश्चंस, किसी और क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम रहा हो इन केस, या फिर आपको ऐसा लगा हो कि किसी का आंसर अपने को चेंज करने की जरूरत पड़ने वाली है। 3 and 5। Okay, 9 as well। Well, so I'm starting। इसके अलावा भी आपके जो डाउट्स हो तो आप जरूर शेयर कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 1 इमेज फॉर्मेशन से सिंपल रहा होगा और आप सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने कर लिया होगा। बेसिक डेफिनेशन पर है कौन सी रियल कौन सी वर्चुअल होती है। इसके अलावा भी आपने 11, 13, 16 के बारे में पूछे। So 11, 13 and 16, 10, 11, 12, 17, 10, 11, 12, 17। Okay, so it seems like कि फर्स्ट और सेकंड आपने कर लिया। थर्ड पर आते हैं, थर्ड के बाद आगे कंटिन्यूस में। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक मिरर का क्वेश्चन है, लेकिन उसको पूछने का तरीका बदला हुआ है। सो क्या पूछा उसको समझ लेते हैं। 11 और 17 they have been counted। सो इसने ये पूछा है कि कैन नॉट बी द स्पीड ऑफ इमेज। तो बेसिकली अपने को इमेज का स्पीड पता करना है या फिर ये चेक करना है कि उसकी वैल्यू इन वैल्यू में से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है। फोर्टीन भी हम लोग डील कर लेंगे, काउंट कर लेते हैं 14 भी। ओके, मैं 13 को एक्सप्लेन करता हूँ। सो कैसे आपको सॉल्व करना था। आपको स्पीड ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है, तो उससे पहले अपने को स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट लगेगी। उसने दे रखा है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फिर उसकी इमेज फॉर्मेशन के लिए जो डिवाइस है वो भी अपने को गिवन है। तो हम लोग जानते हैं कि जब कभी मिरर होता है तो वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस में हम लोग रीड करते हैं। सो अगर इसके कंपोनेंट आप गढ़ोगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा, और इनको काउंट करना बहुत आसान है। ये v sin 30 हो जाएगा तो v/2 हो जाएगा, और ये v cos 30 हो जाएगा तो √3/2 भी हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है मिरर के रिस्पेक्ट में। मिरर आपका स्टेशनरी है, तो आपको मिरर के फ्रेम पे जाना है। यहाँ पे मिरर और ग्राउंड सिमिलरली जैसे बिहेव करेंगे बिकॉज स्टैटिक। अपने को पता है कि जब कभी इमेज की वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसका फॉर्मूला बताया होगा। एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर परपेंडिकुलर एक्सिस वाई और जेड में क्या होता है। ये दो अपने को याद रखने होते हैं, और अगर आप ये दोनों को याद रखोगे तो अपना काम हो जाता है। ये कुछ ऐसा रहता है, ये अलोंग दिस है तो इसको डिफरेंशिएट करके आपने निकाला होगा तो m² टाइप का आता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन द प्रिंसिपल एक्स डायरेक्शन।
इसके बाद यहाँ पर आपका कुछ m जैसा आता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखे हैं रिजल्ट्स, ऐसे क्वेश्चन जब ट्राई किए थे। तो इन सब के लिए अपने को क्या लगने वाला है, इसका मैग्निफिकेशन लगने वाला है, जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। फिर आपको याद आएगा कि जो मैग्निफिकेशन होता है उसके लिए हम लोग लिखते हैं v/u और माइनस v/u। मिरर है ना, इसलिए मिरर का फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फॉर्मूला चेक कर लेना। अब अपने को u की ये जो v है वो अलग कहानी है, v फॉर वेलोसिटी है। यहाँ पर जो हम लोग uv यूज कर रहे हैं वो ऑप्टिक्स के पैरामीटर्स हैं, डिफरेंस बना के रखना अपने को। अच्छा, पहले तो अपने को v पता करना है इसको यूज करके, तो 1/v प्लस 1/u। u की जगह कितना लिखना होगा, -20। अब तक आपको समझ में आ गया होगा। f की जगह पर कितना लिखना होगा, -30। अब ये माइनस क्यों लिखा जा रहा है, यू कैन कैच। यहाँ से अपने को v पता चलेगा। सो 1/v इज इक्वल टू, ये नंबर इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/20 माइनस 1/30। सो इट विल बी 1/60 अप्रोक्सीमेटली। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 और 2 आएगा सो 1/60 हो जाएगा। गुड। सो v की जो वैल्यू अपने को पता चला वो 60 आ रहा है। अपने को मैग्निफिकेशन लगेगा तो -60 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ ये u की वैल्यू 20 थी। सो दिस मैग्निफिकेशन इज 3 टाइम्स। बस हो गया। अब यहाँ से आप इसको यूज कर लीजिए, डायरेक्टली आप इसको यूज कर लीजिए। सो ये -m² है, दैट मीन्स -9 टाइम्स आएगा, और कंपोनेंट x डायरेक्शन वाला लगेगा, दैट इज √3/2। √3/2 इंटू v। वैसे आप आइडिया देना था तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते थे, बट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन कि हम कैलकुलेट करके आंसर दे सकते हैं। वैसे भी आपको पता चल गया मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आई है, तो जब कोई मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी तो इससे 1 से बड़ा फैक्टर x डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेगा और 1 से बड़ा फैक्टर y डायरेक्शन में भी मल्टीप्लाई करेगा। तो आप पाओगे कि उसका जो रिजल्टेंट होगा उसमें भी 1 से बड़ा फैक्टर आने वाला है, तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो बड़ी आएगी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अदरवाइज यहाँ से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ लाइक 3 इंटू v/2। जब आप इसका इस वाले पोर्शन का ये जो इमेज की वेलोसिटी है, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर कैलकुलेट करोगे, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे, आप देखोगे कि इसका स्क्वायर प्लस 9√3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये नंबर मल्टीप्लाई करके देखोगे, ये जो नंबर आने वाला है ये 2 से बहुत बड़ा आने वाला है। एटलीस्ट 3 तो बाहर आते ही नजर आ रहा है। तो दिस नंबर इज सर्टेनली ग्रेटर देन v। तो क्या इमेज की वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इमेज कैन नॉट बी बोला उसने, so it cannot be less than v, it cannot be equal to v, it cannot be zero. What it will be, or it has to be greater than v। तो इस तरह से हम उसको मार्क कर सकते हैं। अगेन मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और इसमें कोई स्टेप आपको हार्ड गया हो तो आप पूछ सकते हो। समझ में आ गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, स्पीड का मतलब हुआ रिजल्टेंट स्पीड, आई मीन लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है ना, तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर यहाँ पे मिलेगा अपने को, तो जो स्पीड होगा वो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। जनरल टोटल रिजल्टेंट का चाहिए अपने को, एक्स एक्सिस का नहीं चाहिए। so we need to find for total। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने पूछा तो बोला जाए यस, 4 के बारे में भी आपने जानना चाहे। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने समझा है कि जिस तरह से हम लोग रिफ्रैक्शन के फॉर्मूलाज ड्राइव करते हैं तो उससे अपने को जमेगा, पर्टिकुलरली जो लेंस फॉर्मूला ड्राइव किया था। हालांकि क्लास में हमने इस तरह का स्पेसिफिक केस नहीं लिया था जिसमें दोनों साइड के मीडियम्स अलग अलग किए जाएं, तो आपको ओरिजिनल थिंकिंग लगानी पड़ी होगी। इसने क्या किया है कि एक लेंस रखा हुआ है, ऑप्टिकल मीडियम, लेफ्ट साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, राइट साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, बिल्कुल ऐसा दे सकते हैं। और हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया था वो दोनों साइड यानी इन्वायरमेंट में जो भी था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो सेम था। सो इसने बोला कि फोकल लेंथ के बारे में बताइए, कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा। फिर एक बार फोकल लेंथ पता चल जाएगा तो हम कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वाली बात कर लेंगे, क्योंकि आपको पता होता है कि फोकल लेंथ ही डिसाइड करता है कि कन्वर्जिंग है या फिर डाइवर्जिंग है। सो बेसिकली क्रक्स पॉइंट है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हम फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो अपने को आइडिया कि फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए अपने को इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। सो सपोज कर लीजिए हम बीम 1 को पकड़ते हैं। बीम 1, जब आप बीम 1 पकड़ोगे तो ये फर्स्ट सरफेस गिरेगा, ये सेकंड सरफेस गिरेगा, और अपने को पहले फर्स्ट रिफ्रैक्शन देखना है। फर्स्ट रिफ्रैक्शन, जब आप फर्स्ट रिफ्रैक्शन देखोगे तो आप इस सरफेस को ऑब्जर्व करोगे, ये आपका ऑब्जेक्ट मीडियम हो जाएगा और ये आपका इमेज मीडियम हो जाएगा। इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो भी दूसरी बाउंड्री है। इसी तरह से हम लोगों ने प्रूव भी किया था लेंस फॉर्मूला। तो अपने लिए क्या लगाने का, refractive index of the next medium divided by image location. Let's say image location is v dash minus mu divided by u. U is the original location of the object. यहाँ पर u को वो infinite बोल रहे हैं तो हम लोग infinite भी रख देंगे। तो यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि पैरेलल बीम है, तो कहाँ से आ रहा होगा, infinite से आ रहा होगा। This must be equal to mu2, that is mu dash minus mu divided by r, radius of curvature for this. Now you will see कि let's say radius of curvature r है, दोनों की रेडियाई बराबर दी है, और आप फर्स्ट का देखोगे वो निगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए माइनस आर लगाने का। अपने को एक इक्वेशन मिला जिससे फर्स्ट सरफेस से कहाँ इमेज बनने वाली ये पता चल गया। सिंस ये थिन है, अगर ये थिन है तो फिर इनके बीच के गैप को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अपना सेंटर ऑफ ओरिजिन अभी भी वही रहेगा जो इसके लिए था, फर्स्ट के लिए था। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए कहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगी, वी डैश पे। तो फाइनली अपनी ऑब्जेक्ट बनेगी इस वाले मीडियम में, आउटसाइड वाले मीडियम में। तो सेम फॉर्मूला फिर से लगाते हैं, refractive index of the image medium divided by image location minus refractive index of the object medium divided by object location, जो कि इसका इमेज रहा होगा फर्स्ट केस का, is equal to mu डबल डैश माइनस म्यू डैश डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिवली जाने वाली है, तो माइनस आर। देखो क्या होता है, जब कभी कोई भी लेंस हो या फिर कोई भी स्टोरी हो, तो अगर हम यू को इनफाइनाइट करते हैं तो जो भी वी आता है वो फोकल लेंथ बता रहा होता है। और हम लोग ने इस तरह से फोकल लेंथ को डिफाइन भी किया है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो तो जहां पर भी इमेज बनती है वो इमेज उसकी फोकल लेंथ बता रहा होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर लेना है। अब आप चाहो तो इन दोनों को एड अप कर लो। जैसे ही आप एड अप करोगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये ऑलरेडी जीरो हो गया है। तो अपने पास क्या मिल रहा है, म्यू डबल डैश डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू, इन दोनों को सेटल करना है। सो यू कैन टेक 1/r और -1/r एज आउटसाइड। तो अपने को मिलेगा म्यू डैश माइनस म्यू प्लस म्यू डबल डैश माइनस म्यू डैश। यू विल फाइंड कि म्यू डैश डिसअपियर हो गया और यहाँ से अपने को v की वैल्यू पता चल गई। तो वंस यू आर गोइंग टू राइट दिस v वैल्यू, सो इट शुड बी, अगर आप इसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करो, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक म्यू डबल डैश r, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ और करेक्शन हो तो आप चेक करना। म्यू डबल डैश r इधर से चला जाएगा, v मैंने आउटसाइड निकाल लिया है, और डिनोमिनेटर में जो बचने वाला है वो म्यू माइनस म्यू डबल डैश आएगा। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर इमेज लोकेशन, और इसी इमेज लोकेशन को हम लोग फोकल लेंथ बोलने वाले हैं। फर्स्ट बीम के लिए फोकल लेंथ दिया जाएगा ना। अगर ये फर्स्ट बीम के लिए फोकल लेंथ आया, हम लोग जानते हैं कि फोकल लेंथ आप इधर से निकालो उधर से निकालो तो फर्क नहीं पड़ता है, आई मीन लाइक वही आता है। तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो सेकंड बीम का फिर से निकाल सकते हो, अलग से निकाल सकते हो। और आप देखोगे इसके फोकल लेंथ में क्या क्या आ रहा है, म्यू डबल डैश आ रहा है, म्यू आ रहा है, लेकिन म्यू डैश नहीं आ रहा है। पहला ऑप्शन कहता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू डैश फॉर बोथ द बीम्स। एक बीम के लिए हम लोगों ने प्रूफ किया, सेकंड बीम के लिए आप सिमिलरली से प्रूफ कर सकते हो। तो अब देखोगे जिस तरह से यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया उस तरह से यहाँ पर भी कैंसिल आउट होगा। बस एक ही फर्क गिरने वाला है। कौन सा फर्क गिरने वाला है, आर जो हमने माइनस आर लिया है ना, वो माइनस आर ना होकर के प्लस आर लगेगा जब आप इधर से जाओगे। ये 1 होगा, ये 2 सरफेस होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव जाएगा, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव जाएगा, बाकी सारा कुछ वही रहने वाला है। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि फोकल लेंथ उसका म्यू डैश से इंडिपेंडेंट आ रहा है। फिर आपसे पूछता है कि क्या होने वाला है। तो आप देखो कि जैसे इस वाले के बारे में बात करो, बीम 1 के लिए फोकल लेंथ कब पॉजिटिव होगी, जब म्यू की वैल्यू म्यू डबल डैश से ज्यादा होगी। तो अगर म्यू की वैल्यू म्यू डबल डैश से ज्यादा है तो फिर ये पॉजिटिव रहेगा, तो फिर ये कन्वर्जिंग लेंस का काम करेगा, कन्वर्जिंग लेंस का काम करेगा। आप सेकंड के लिए ड्राइव करोगे तब भी आपको सिमिलर मिलेगा, उसके लिए चेक कर सकते हो बीम 2 के लिए।
तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग को बताने के लिए अपने को क्या करने की जरूरत है? अपने को ये करने की जरूरत है कि फोकल लेंथ कब पॉजिटिव जा रहा है, और फोकल लेंथ किसी लेंस का इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप इधर से जा रहे हो या इधर से जा रहे हो। तो फिर उसको भी आप यूज करके इसका आंसर दे सकते हो। एक अच्छा क्वेश्चन है जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को चेक करता है, प्लस माइनस साइन को चेक करता है, फोकल लेंथ की डेफिनेशन को आपसे जानना चाह रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या क्या रोल प्ले होता है उसको जानना चाह रहा है। हाँ, इसी में अगर वो थिक करता है, इसकी डिस्टेंस को डी बोल देता, आगे क्वेश्चन है जिसमें डिस्टेंस बोला गया है, तो फिर हम इसको वी डैश ना लिख करके वी डैश प्लस डी टाइप का कुछ लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर म्यू डैश का रोल आ जाएगा। थिन के लिए रोल नहीं आएगा, लेकिन थिक के लिए आ सकता है। नेक्स्ट देन जो आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सिमिलर टाइप क्वेश्चन हम लोग अपने क्लास नोट्स में किए हुए हैं, बस उसका इंटरप्रिटेशन है, उसका एप्लीकेशन है, समझते हैं। इट सेज a light source is submerged inside a water. It is moving upward due to buoyancy. ये तो सब आपको समझाने के लिए बोला है, बट अपना पर्पस क्या है कि वो ऊपर मूव कर रहा है, इसको यूज करना है। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये अपने को बताना है। परसेंटेज लाइट जो वाटर से एयर में ट्रांसफर हो रही है उसका वैल्यू क्या है, कम ज्यादा है, हो रहा है या नहीं। दूसरा ये बताना कि जो बेस एरिया बन रहा है कोन का, उसके साथ क्या हो रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट से लिंक है। अगर आप रिलेट करोगे तो एक एग्जांपल या तो किसी हेडिंग डाल के किया होगा या फिर नॉर्मली किया होगा, ऐसा कि ये इंटरफेस है लेट से, और इसके डाउन साइड वाटर है, और अगर इसके डाउन साइड वाटर है, TIR, यस, रिकॉल्ड इट। सेकेंड वाला ऑप्शन आप चाहते हो बताने के लिए? बिल्कुल बताते हैं, सेकेंड वाला ऑप्शन बताते हैं। हाँ, तो इसको कई तरह से लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का भी बोल देते हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं, बट यस यू कैन रिलेट कि आपको पता है कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, और वो सफिशिएंट है। एग्जाम में क्या करता है कि जैसे मेन लेवल का एग्जाम होगा तो वो डायरेक्टली फॉर्मूला जो हम लोगों ने टेन थीटा निकाला था या रेडियस ऑफ द बेस पूछ लेगा। एडवांस में क्या करेगा, उसका इंटरप्रिटेशन पूछ लेगा, तो कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स को आपको रिलेट करना पड़ता है। आपने कुछ ऐसा किया था कि अगर ये सोर्स है, लाइट सोर्स है, और ये डिस्टेंस कुछ, अगर उसी लैंग्वेज को हम लोग यूज करें तो h माना होगा, फिर ऐसा बोला होगा कि यहाँ से लाइट रे जाता है, अगर मैं दूसरा कलर यूज करूँ ब्लैक कलर, तो ये यहाँ पर जाएगा, और लिमिटेड वाली लाइट रे आपने चेक की थी, जब आपने लिमिटेड लाइट रे को चेक किया था तो TIR का कॉन्सेप्ट समझ में आया था। देन यू रियलाइज्ड कि क्या होता है, यहाँ पर एक सर्कल बन रहा होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर भी आएगा, टॉप से देखोगे तो ये 3 डायमेंशनल में ऐसा सर्कल दिखेगा, और यही इल्यूमिनेट होगा, बाकी पूरा डार्क नजर आएगा। और ये कौन सा एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल होता है, ये आपको पता होता है, स्टोरी सब सारी आपको पता होगी। और ये उसका बेस होता है, तो बेस की रेडियस कुछ R पकड़ के हम लोगों ने उसको सॉल्व किया था, रेडियस ऑफ बेस निकाला था, फिर एरिया निकाला था, और समथिंग लाइक दैट। देन यू विल से कि ये एंगल भी थीटा C रहता है, ये भी आपने आइडेंटिफाई किया था। अब इसने पूछा क्या, इसने बस इसको मोशन कर दिया कि अब ऊपर जा रहा है, और अगर ये सोर्स हमारा ऊपर जा रहा है किसी बायंसी या किसी फोर्सेस की वजह से, तो यहाँ से जो बाहर लाइट निकलने वाली है उसके बारे में बताना है कि परसेंटेज ऑफ लाइट जो बाहर आने वाली है क्या वो इंक्रीज करेगी या कांस्टेंट रहेगी। फिर दूसरा ये बोला कि जो बेस एरिया बन रहा है इस कोन का, ये बेस एरिया इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये अपने को समझना है, या इसका आंसर देना है बेसिकली। ऑफ कोर्स ट्विस्टेड है, आप गलत आंसर दे सकते हो अगर थोड़ा सा लूज माइंड किया तो। क्या करना है अपने को ये पता है कि जहां पर भी अगर इस आर को देखोगे, अगर मैथमेटिक्स का सपोर्ट लोगे तो ज्यादा अच्छा है। आर हमको रेडियस बताएगा, उसी से बेस एरिया के बारे में पता चल जाएगा, तो पहले बेस एरिया को सेटल करते हैं। तो आपको पता है कि जो टेन थीटा सी है उसकी वैल्यू आएगी R अपॉन H, इफ आई एम प्रिसाइज यू कैन चेक, यस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अपने को R पर फोकस था, तो R की वैल्यू आती है H इंटू टेन थीटा सी। अच्छा, थीटा सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो अगर थीटा सी हमारा कांस्टेंट हो, क्योंकि क्रिटिकल एंगल जो होता है ना, आप देखो क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू होती है
वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। So theta c for air water interface is going to be constant. Theta c is going to be constant. वो तो स्नेल्स लॉ से निकल करके आएगा। और एक बार अपने को ये पता चल गया थीटा सी कांस्टेंट है, तो आर के साथ क्या फर्क पड़ रहा होगा? जब ये ऊपर जाएगा तो एच के साथ क्या हो रहा होगा? यू विल आइडेंटिफाई कि एच तो डिक्रीज हो रहे हैं, तो आर के साथ क्या फर्क पड़ेगा? आर भी डिक्रीज करेगा। तो बेस एरिया कैसा हो जाएगा? बेस एरिया श्रिंक करता हुआ चला जाएगा। और अगर ये श्रिंक करता हुआ चला जाएगा तो हम बोलेंगे कि बेस एरिया इज गोइंग टू डिक्रीज। मेकिंग सेंस? अब इसके बाद फर्स्ट और सेकंड में हमने कौन सा देना था? तो अपने को ये देखना कितना प्रोपोर्शन ऑफ लाइट ट्रांसफर जो हो रही है, कितना परसेंटेज ट्रांसफर हो रही है, उसके बारे में समझना था। आप देखो यहाँ से जो लाइट जा रही होगी, आपने कभी वेव में देखा था? आगे हम लोग वेव में देखने वाले हैं कि लाइट जो अगर वेव जैसा समझो तो ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। अगर आप उसको भी भूल जाओ तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि यहाँ से जो भी लाइट जा रही होगी वो सभी डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट की जा रही होगी। सो वो डायरेक्शन प्रेफरेंस नहीं रखेगी। और इस कोन से कितना जा रहा होगा? जो यहाँ पे कोन बन रहा होगा, तो किसी भी मोमेंट पे जो कोन बन रहा होगा, तो अगर इसका हम सॉलिड एंगल पता कर लें, सॉलिड एंगल, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस कोन से कितना प्रोपोर्शन जा रहा होगा। और हम जानते हैं कि सॉलिड एंगल डिवाइड बाय 4 पाई ये प्रोपोर्शन होता है, क्योंकि किसी भी पॉइंट का टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई होता है। ये हम लोगों ने कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा होगा। सो सॉलिड एंगल डिवाइड बाय 4 पाई, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट। और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये परसेंटेज ऑफ लाइट है जो बाहर निकल रही है। कहाँ से? कोन से। तो अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कभी दे और आपसे पूछे बताइए कितने परसेंट लाइट बाहर निकल रहे हैं, तो आप यहाँ से करके उसको आंसर कर सकते हो। एनीवे, सॉलिड एंगल कैसे कैलकुलेट करना है? तो आप जानते हो कि जो सॉलिड एंगल होता है दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई, कोन के लिए हम लोगों ने पढ़ रखा 1/cos अल्फा होता है। अगर हमारा सॉलिड एंगल बढ़ेगा इसका मतलब ज्यादा प्रोपोर्शन जा रहा होगा, सॉलिड एंगल कम होगा तो हमारा प्रोपोर्शन कम जा रहा होगा लाइट का। और अगर सॉलिड एंगल कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब उसका जो परसेंटेज ऑफ लाइट है वो फिक्स हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो अल्फा यूज हुआ है, अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करो तो अल्फा है क्या? अल्फा थीटा सी है। और हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं थीटा सी कैसा है? कांस्टेंट है। तो आपको सॉलिड एंगल कैसा पता चलेगा? कांस्टेंट पता चलेगा। सो सिंस सॉलिड एंगल कांस्टेंट है तो परसेंटेज ऑफ लाइट जो बाहर निकल रही है वो वही रहेगी, लेकिन बेस एरिया श्रिंक करता रहेगा। तो जब सोर्स ऊपर जाएगा सो द परसेंटेज ऑफ light emitted by the source will remain the same. However, the base area is going to shrink. ये हम बोल सकते हैं। उसको रिलेट कैसे करना है? जब ये ज्यादा पास आएगा तो यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ेगी, ब्राइटनेस बढ़ेगी, इसका मतलब ज्यादा अमाउंट जा रहा होगा और ज्यादा फोटॉन्स निकल रहे होंगे। फोटॉन्स के टर्म में भी सीख जाएंगे आगे चल करके। सो हम बोलेंगे कि परसेंटेज जो पोर्शन है वो कांस्टेंट रहेगा, बेस एरिया श्रिंक करेगा। यही ऑप्शंस दिए होंगे, कुछ और दिया है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। आपने लिखा आंसर इज गिवन ए एंड सी फॉर दिस क्वेश्चन। सर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके ओके, मैंने भी ये बी और सी लगा दिया। अच्छा, ये जो मैंने मार्क किए हैं ये वो हैं जो करेक्ट है स्टेटमेंट, दे आर करेक्ट। मतलब ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। और इसने हमको पूछा कि उनको मार्क कीजिए जो करेक्ट नहीं है, तो फिर हम ए और सी को मार्क करेंगे। गुड। सो मैं इसको टिक नहीं लगाना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो व्हाट आर इनकरेक्ट? आंसर आर ए एंड सी। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और फिर एक बार आंसर आ जाता है तो इसी को मार्क करते हैं, वो ज्यादा डिसास्टर्स है। सो इनकरेक्ट बताना था, उसके अकॉर्डिंग हम ए और सी आंसर एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, किसी के लिए री एक्सप्लेन करना जरूर बोलिए। और यू मे गेट अ सिमिलर क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, क्योंकि ये बहुत फेवरेबल है जिसमें स्टूडेंट गलती करेगा। एक तो यहाँ पर गलती करेगा, दूसरा फिर इनकरेक्ट डाल करके और गलती कर सकते हैं। सर यस सर, सेकंड क्वेश्चन में एक छोटा सा डाउट था, उतना ले लो ना प्लीज। सेकंड क्वेश्चन में श्योर, मैं वापस आता सेकंड क्वेश्चन में, बोलो। दिख रहा होगा वो लास्ट वाले ऑप्शन में सर वो तो एक कॉन्वर्जिंग मिरर है, लेकिन वो रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज है, लेकिन वो कॉन्वर्जिंग मिरर है और वो डाइवर्ज कर रहा है, तो फिर वो ऑप्शन बराबर नहीं होना चाहिए ना।
अच्छा, देखो मैं आपको जनरल बात बता देता हूँ, वो क्या बना है कैसे बना है ना, जब वो कोई 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो मैं समझ रहा कि आपका जो पॉइंट आएगा उस पर हम अभी डीप पे जा सकते हैं। पहले तो ये समझना है कि उसने जो रे डायग्राम बनाया है और हमसे पूछा क्या, उसने ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में पूछा है, तो हम ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में जो बताते हैं ना, वो रे डायग्राम से बताते हैं। हमारे लिए रेज इंपॉर्टेंट होती है, मिरर लेंस क्या बीच में रखा है उसकी प्रॉब्लम है। क्योंकि हम लोगों ने जब डेफिनेशन पढ़ी थी रियल और वर्चुअल इमेज और ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो पूरी डेफिनेशन इस बेस पे इस बात पर थी कि जो इंसिडेंट रेज हैं, जो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज हैं, वो कैसे बिहेव कर रही हैं। उसमें कहीं ये बिल्कुल नहीं बोला गया था कि मिरर है तो क्या करेगा, लेंस है तो क्या करेगा, प्रिज्म है तो क्या करेगा। तो जब हमारा फोकस एरिया ऑब्जेक्ट और इमेज के उनके नेचर को बताने का है, तो हमारा इंटायर अटेंशन किस बात पर होगा कि रे डायग्राम कैसे बनेगा। और अगर वो जस्टिफाई, वो हमारे लिए हमारी डेफिनेशन से जैसे मैच कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम आंसर कर देंगे। तो पहला तो प्रायोरिटीज को देना है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन उसी पर बेस्ड है। अब आपका ये क्वेश्चन है कि आपका ये जो मिरर है वो कन्वर्जिंग है और इसने आपको डाइवर्जिंग दिखाया है। देखो, जो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग जो होता है ना, वो अब देखो इसकी रे डायग्राम से अगर आप हैप्पी नहीं हो तो उसको जरूर हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि देखो, ऐसा हो सकता है कि इसका सेंटर यहाँ कहीं हो, तो इसका नॉर्मल इस पॉइंट पर ये फॉल करेगा। तो क्या ये रे डायग्राम जस्टिफाई कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, कर सकते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो अंदर नहीं हो सकता है, वो बाहर होगा। इसका मतलब ये सेंटर के अंदर रखी गई है। क्या इस वाली लाइट रे को हम जस्टिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये अपना नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो क्या ऐसी लाइट रे बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाई जा सकती है। और फिर उनका जो बैकवर्ड प्रोडक्शन के बाद इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, वो यहाँ नहीं मिल करके इस वर्चुअल मिलेगा। तो अपने रिफ्लेक्शन के लॉस को भी फॉलो कर रहा है, और जिस तरह से दिखाया गया उसके अकॉर्डिंग हम उनको इमेज और ऑब्जेक्ट का नेचर बता सकते हैं। गौर, यस सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 5 के बाद आपने जो नेक्स्ट पूछा है वो 9th है, ठीक है। 6 कर लिया होगा, सिमिलर टाइप का एग्जांपल हमने ले भी लिया था और एक अच्छा क्वेश्चन है। 7th आपने कर लिया होगा, थोड़ा सा वेक्टर, थोड़ा सा ऑप्टिक्स। 8 भी आपने कर लिया होगा, ये भी TIR जैसे कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो आपने पूछा है वो कौन सा था? 8th है, 9th था, मैं भूल गया। 9th था। सो 9th पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट है अपने पास। 9th के बारे में आपने कुछ बोलना है? डिस्कस 8 एज वेल, ओके श्योर। 9th में 12 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स लेफ्ट होना चाहिए ना। मैं चेक करता हूँ, अगर कुछ करेक्शन आएगा तो हम लोग बात करें। 12 मीटर्स पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट बताया इसने। ओके, अब इसमें साइन का रोल आ रहा है। देखो क्या हो रहा है, अभी तक 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने इनकाउंटर किए थे। जैसे इसमें एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था आपका, शायद वो पहला क्वेश्चन था जो आपने पूछा था। क्वेश्चन नंबर ये 3rd। कुछ हम लिबर्टी का भी यूज करते रहते हैं और कहीं पर हमको सीरियस होना होता है। कब लिबर्टी यूज करना है, कब सीरियस होना है, वो अपने को समझना है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको प्रीवियस टेस्ट में भी मिला होगा। जब वो इमेज के बारे में बात करता है तो जनरली वो आपसे स्पीड मांगता है। उसकी एक वजह भी है। वजह ये है कि प्लस माइनस को हमको बहुत ज्यादा ख्याल से नहीं देखना होता है। अब यहाँ प्लस है या माइनस है, कुछ भी आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम स्पीड निकालेंगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, तो अंडर रूट स्क्वायर करना होता है। तो मोस्टली वो क्या करेगा, क्वेश्चन आपको स्पीड या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की तरफ लेके जाएगा। जिससे क्या होगा कि हम ये लिबर्टी यूज कर सकते हैं कि कब प्लस लगाना है, कब माइनस लगाना है, और जो भी लगाना है आप लगा सकते हो, क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट डील कर रहे हो। और हमारे लिए जो मैग्नीट्यूड होता है वो कंपोनेंट्स के साइन से इंडिपेंडेंट होता है। फिर अगर वो आपसे बहुत ही प्रिसाइज कैलकुलेशन और ज्यादा डीप पे सोचने के लिए मजबूर करना चाहेगा, तो फिर इस तरह का क्वेश्चन देगा जो 9th में किया है। 9th में फिर उसने आपसे एक्स कंपोनेंट पूछा है, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन पर भी बात कर ली है। तो 2 तरह से क्वेश्चंस रहेंगे। कई बार क्या करेगा, वो मैग्नीट्यूड पर फोकस कर रहा होगा तो आप साइन को इग्नोर कर सकते हो। कहाँ पर, जहाँ पर इग्नोर करना है, हर जगह नहीं करेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगा।
आई मीन लाइक वेलोसिटी के कंपोनेंट्स में प्लस माइनस जो भी है चलता है, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट करना, लेकिन जब भी डायरेक्शन आएगा देन यू नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। तो ये अपने डायरेक्शन को लेकर के बात कर रहा है, तो हम लोग समझ लेंगे कि डायरेक्शन कैसे असर्टेन करते हैं। सो जस्ट 1 मिनट, क्या कहता है इसको एक बार पढ़ता मैं और फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसने बोला कि a point object is placed on the principal axis of a convex lens, focal length is given at a distance this, which of the following options are correct? तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको कभी भी डाउट लगे कि हमारा वो प्लस माइनस कैलकुलेशन में कहीं इधर उधर जा रहा होगा, तो एक दूसरा भी काम कर सकते हैं कि जहां पर ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, उसका पहले हम लोग इमेज बनाएंगे, और एक बार इमेज बनाने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट स्लाइटली लेफ्ट रखते हैं या स्लाइटली राइट रखते हैं तो फिर हमारी इमेज किधर जा रही होती है। तो किसी भी एक डायरेक्शन में स्लाइटली चेंज करके चेक करो, उससे अपने को आइडिया लग जाता है। अगर आपको जनरली याद रहता है कि हम कहाँ पर रखते हैं तो कैसा बनता है, उससे भी आप बता सकते हो कि अगर हम ऑब्जेक्ट इधर लेके जाएंगे तो इमेज हमारी इधर जा रही है, इसका वाला इमेज राइट वर्ड जाएगी या फिर लेफ्ट वर्ड जाएगी, वो भी डिसाइड कर सकते हैं। तो दो तरीके होंगे, या तो प्योरली मैथमेटिक्स पे जाना है या फिर मैग्नीट्यूड अलग से निकालना है, डायरेक्शन एंटायरली अलग से कैलकुलेट करना है। सो वेलोसिटी की इमेज ऑफ द वेलोसिटी अपने को चाहिए, x component, y component, angle with the x axis is less than this or more than this, ठीक है। So first thing is going to be like this, you make these two components, एक ये वाला component, एक ये वाला component, और ये आपको बनेगा 5 cos 53। जब आप cos 53 करोगे तो 3 आ जाएगा, 3/5 into 5 that is 3, और ये 4 हो जाएगा sin 53 को लेकर के। तो ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आपको इनिशियली मिलते हैं, और आपने इसको 3f/2 पे रखा हुआ है। तो कुछ और भी मैं आइडिया दे देता हूँ जो कि आप जानते होंगे, और कई बार उस कॉमन सेंस की हमको जरूरत पड़ जाती है। उससे डायरेक्शन हम अलग से सेटल कर लेते हैं। इस केस में एक फोकस पॉइंट होता है और ये पोल होता है। आप सोचो कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, यहाँ पर भी एक फोकस होता है। सो अगर आपने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा होता है तो उसकी इमेज यहाँ पर बन रही होती है फोकस पे, और जब हम इधर आ रहे होते हैं सो उस केस में इसमें आपको चेक करना पड़ेगा फॉर्मूले के साथ साथ कि इनफाइनाइट से लेकर के फोकस तक हमारा कैसा जाता है, फोकस और इसके बीच में रखते हैं तो कैसा जाता है। जैसे आपने देखा था कि फोकस और पोल के बीच में अगर हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो उसकी वर्चुअल इमेज बनती है, एनलार्ज बनती है, इरेक्टेड बनती है। कहाँ पर देखा था? माइक्रोस्कोप में देखा था। और जब आप फोकस के इस साइड होते हो तो आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलती है, और जब आप इस फोकस पे रखोगे तो इमेज कहाँ पे मिलेगी? इनफाइनाइट पे। तो आप देख सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ के बीच में होगी तो आपकी इमेज यहाँ से आगे बढ़ते हुए नजर आती है, क्योंकि इनफाइनाइट पर फोकस पे रखती है, जब आगे आते रहते हो तो फिर ये आगे बढ़ती रहती है और बढ़ती रहती है, इस तरह से जारी होती है। सो अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा होगा तो इमेज हमारा इधर जा रहा होगा, ये बोल सकते हैं। तो अगर ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर हमको मिलेगी कब? जब हम फोकस के आगे रखेंगे, तो यहाँ से डायरेक्शन अपने को क्लियर हो जाएगा। जैसे इस केस में ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पर है? देखो 3f/2 पे रखा है। सिंस ये 3f/2 है, इसका मतलब फोकस के आगे है, बियॉन्ड द फोकस है। और अगर ये 3 मीटर पर सेकेंड से टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो आप देखोगे कि जो इसका एक्स कंपोनेंट आएगा वो भी पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में जाएगा। ये जो टूवर्ड्स राइट वाला है उसको हम यहाँ से ही आंसर कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट कि डायरेक्शन को हम लोग सेटल कर सकते हैं। हाँ, अगर इसके बाद इसके बीच में रहा होता तो फिर हम जानते हैं कि वो वर्चुअल होता है, फिर उसका क्या डायरेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हम जज करते हैं। इस पॉइंट को याद रख सकते हो कि जब इनफाइनाइट पे रखते हैं तो फोकस पर आता है, जब हम इस फोकस पर आते हैं तो इमेज हमारी इनफाइनाइट पे चलती है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट से फोकस की तरफ आती है तो ये फोकस से इनफाइनाइट की तरफ इमेज जा रही होती है। अब हम डायरेक्शन को कभी नहीं भूलने वाले हैं, और इसके बीच में इधर जा रहा होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज को हम इधर दिखाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर बोलेगा तो इमेज की वेलोसिटी हम भी इधर दिखा देंगे।
अब मैग्नीट्यूड आप अलग से निकाल लीजिए, डायरेक्शन निकल के आया तो आपका वो जो कंसर्न था वो रिजॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली हम वाई डायरेक्शन के बारे में भी बात कर सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, इमेज का एक एक्स कंपोनेंट निकालना है, इमेज का एक वाई कंपोनेंट निकालना है, प्लस माइनस जो भी आ रहा है, फिर इसका रिजल्टेंट निकालना है, फिर एंगल मेजर करना है, फिर इस एंगल को बता देना है। अब आप कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एडिशनल पॉइंट था डायरेक्शन का, उसके लिए ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा कुछ और भी एक्सप्लेन करना हो तो आप बता सकते हो, अदरवाइज ये वेरी सिमिलर टू द ओल्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में मैं कुछ कमेंट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 से इसकी एक लाइट रे है जो इस तरह से इंसिडेंट होता है और 30 एंगल नॉर्मल के साथ बना रहा है, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा ये अपने को पता करना। सारे स्टेटमेंट्स में डेविएशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपने को डेविएशन समझना है। ये भी छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीआईआर को लेकर के, और उससे डेविएशन है। अब देखो क्योंकि म्यू2 के बारे में बात कर रहा है, इसने म्यू1 दिया है और ये म्यू3 भी दिया है, म्यू2 के बारे में बात कर रहा है। सो पहले तो हमने को ये पता करना है कि ये 2 के साथ इतना स्पेशल क्या चल रहा है। सो अगर ये इस बाउंड्री पर आप टीआईआर को ऑब्जर्व करो, सो आपको कुछ ऐसा पता चलेगा कि म्यू1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन क्रिटिकल एंगल मस्ट बी इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन 90। और अच्छा, इसमें आपका क्रिटिकल एंगल भी अननोन रहेगा और ये म्यू2 भी अननोन रहेगा। तो फिर एक ऐसा भी काम कर सकते हो, ये इक्वेशन को रिटेन भी कर सकते हो, मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया गया है, तो जितने इनपुट्स उनको ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। आप देखोगे कि ये कुछ ऐसा जाने की कोशिश करेगा। एक रे डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं, मे बी लाइक सम सॉर्ट ऑफ दिस। फिर इसके बाद आपको एक नॉर्मल नजर आएगा, और ये आपके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल बनेगा एंड ये रिफ्रैक्टेड एंगल बनेगा। फिर आगे की स्टोरी बनेगी। 2 अपने पास ये दिया गया, अगर म्यू2 2 से छोटा हुआ इसका मतलब ये रेयरर मीडियम हो जाएगा, और म्यू2 अगर 2 से बड़ा हुआ तो फिर ये डेंसर मीडियम हो जाएगा। और आप इक्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि म्यू इंटू साइन 30 मस्ट बी इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन आर। यहाँ पर भी आप लगा सकते हो, वहां पर आप लगाओगे तो आएगा म्यू2 इंटू साइन आर। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि सब आपस में बराबर आते हैं, ये म्यू3 इंटू साइन आर डैश हो जाएगा। आर डैश हम इसके लिए यूज कर ले रहे हैं, अगर लाइट रेट दिखाएंगे तो कुछ ऐसा दिखा सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा रिलेटिवली डेंसर है, ये हमारे आर डैश हो गया। देन यू विल रियलाइज कि इन दोनों को अगर एक साथ एडजस्ट कर लो तो फिर यहाँ पर अपने को कुछ ऐसा मिल जाएगा, 4 इंटू साइन 30 विच इज हाफ इज इक्वल टू म्यू3। म्यू3 की वैल्यू अपने को पता है, म्यू3 की वैल्यू कितना है, 2 इंटू साइन आर डैश आ जाएगा। तो यहाँ से अपने को ये पता चल रहा है कि साइन आर डैश की जो वैल्यू है वो 1 आ जा रही है। दैट मीन्स ये पता चल रहा है आर डैश की वैल्यू 90 डिग्री है। ये तो पता हो गया कि आर डैश मस्ट बी 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो फिर क्या होगा, अब समझते हैं। अगर म्यू2 की वैल्यू 2 हो गई तो फिर ये दोनों मीडियम बराबर हो जाएंगे और आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो दिस विल इम्प्लाई व्हाट, आर मस्ट बी इक्वल टू आर डैश व्हिच मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन अगर म्यू2 की वैल्यू, इस वाले मीडियम की वैल्यू 2 से कम हो गई, लेस देन 2, इसका मतलब ये कैसा था, ये रेयरर था और ये हो गया डेंसर। तो आर और आर में क्या फर्क पड़ेगा, तो हम लोग जानते हैं कि जब कभी अपने को पता क्या करना है, इसने 2 कंडीशन दे रखी है और डेविएशन के बारे में पूछा हुआ है, तो उस डेविएशन को हम पता कर सकते हैं। सर हम डायरेक्ट वो
इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में TIR हो जाए। पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में मतलब TIR हो जाए। μ1 4 है तो μ2 अगर 2 से कम होगा तो TIR ही हो जाएगा, ऐसा होगा। हाँ, वही अपने को भी रिलेट करना है कि अगर हम ये मीडियम 2 से छोटा है, तो अगर हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाते हैं तो ये इसकी तरफ बेंड होता है नॉर्मल की तरफ। इसका मतलब आर डैश से आर की जो वैल्यू होगी वो बड़ी रही होगी। तो यहाँ से अपने को ये क्लेम करना होगा कि आर की वैल्यू आर डैश से बड़ी होगी। लेकिन आर डैश अपने आप में 90 डिग्री है, वो तो हम पता कर चुके हैं। और हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब TIR है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता, समझना कि अगर μ2 का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम पड़ गया 2 से, तो ये डेंसर होगा। तो अगर ये डेंसर रहा होगा तो फिर यहाँ का एंगल बड़ा निकलने का, ये एंगल छोटा रहेगा, क्योंकि उल्टा बोल दिया। ये डेंसर मीडियम है, जब कभी डेंसर मीडियम पे जाता है तो उसका एंगल छोटा होता है, रेयर का एंगल बड़ा होता है। और जब हमको डेंसर का एंगल 90 दिखा है तो इसका मतलब ये आर की वैल्यू 90 से ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, बट हम जानते हैं 90 से ज्यादा हो नहीं सकती है, 90 पे TIR हो जाता है। इसका मतलब ये TIR कंडीशन हो जाएगी। सिंस ये TIR होगी तो आपको लाइट रे कैसा नजर आएगा? लाइट रे आपको कुछ ऐसा नजर आएगा कि ऐसा क्या होगा? किस कंडीशन के लिए? इस वाली कंडीशन के लिए। फिर अपने को इसका डेविएशन पता करना है, कितना डेविएशन होगा, तो उसके हम डेविएशन को पता कर सकते हैं। तो इसका डेविएशन हाउ टू राइट देन? क्या इसके डेविएशन को हम लोग ऐसा बोलेंगे कि लाइट रे इधर जा रही थी और इधर आई तो डेविएशन ये एंगल गिरेगा। μ2 को क्या रखा था हम लोगों ने? μ2 को डेंसर रेयर था। तो जब ये डेंसर मीडियम पे गया होगा तो उसका एंगल छोटा होगा। बिल्कुल सही जा रहा है। इसका मतलब है ये जो एंगल गिरना चाहिए दैट शुड बी 180 माइनस 60, दैट लीड्स टू 120। एक थर्ड केस को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। थर्ड केस क्या होगा? जब μ2 की वैल्यू μ2 से बड़ी होगी। सो अगर इसकी वैल्यू 2 से बड़ी रही होती, दैट मीन्स ये डेंसर रहा होता, तो इसका जो एंगल इंसिडेंट रहा होगा वो स्मॉलर एंगल रहा होगा, ये लार्जर एंगल रहा होगा। तो फिर TIR अंदर नहीं होगी, TIR बाहर होगी। इसका मतलब है R इज लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि R इज लेस देन R डैश व्हिच इज 90 डिग्री। इसका मतलब TIR नहीं होता है, इसका मतलब आगे जा रहा होता है, इसका मतलब इस मीडियम पे जा रहा होता है। तो जब उस मीडियम पर जाएगा तो फाइनल लाइट रे अपने को ऐसी नजर आएगी। तो फिर कितना बेंडिंग हुआ होगा? सो आपका ओरिजिनल डायरेक्शन ये था और ये इसका बेंडिंग हो जाएगा, तो उसको हम पता कर सकते हैं कितना रहा होगा वो। कैन वी से कि हमको ये एंगल की जरूरत पड़ रही है, वो 60 डिग्री हो जाएगी। सो जो दूसरा आंसर आएगा वो 60 डिग्री आएगा। एक बार आंसर चेक कर लीजिए, और अगर इससे मैच कर रहा होगा तो प्रॉपर है, अगर चेंज करना होगा तो हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। और अगर ये एक्सप्लेन करना होगा तो एक्सप्लेन कर देते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो क्या किया मैंने, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, रीटेक कर देता हूँ। आपने फर्स्ट सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाया, सेकंड सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाया। दोनों से अगर लाइट रे अगले मीडियम पे जाती है, इस बाउंड्री से निकलती है, तो डेफिनेटली आर डैश की वैल्यू 90 डिग्री आएगी। तो ये आर डैश तो 90 डिग्री होने वाला है, इसको मतलब ये लाइट रे ऐसा नहीं जाएगी। अगर वहां पर आएगी तो लाइट रे ये 90 डिग्री पर निकलने वाली है, ये अपने को पता चल गया। सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री विच इज आर डैश। लेकिन अपने को ये देखना है कि क्या लाइट रे यहाँ पर पहुंचेगी, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर भी TIR हो जा रहा है। अगर यहीं पे TIR हो जा रहा है तो फिर आगे जाने की उसको जरूरत नहीं है। उसको चेक करने के लिए फिर आपने क्या किया कि अलग अलग कंडीशन पकड़ी। इसको भी 2 बोल दिया, इसका ये पूरा एक ही मीडियम हो गया, तो फिर ये 90 डिग्री पे चला गया होगा। तो उस केस में ये केस रहा होगा। उस केस में भी डेविएशन कितना आएगा? इस केस का डेविएशन लिखा नहीं मैंने, इस केस का डेविएशन 60 डिग्री होगा, क्योंकि अगर लाइट रे ऐसा चला गया और जाना उसको ऐसा था तो एंगल कितना बेंड हुआ? 60 डिग्री। एंड देन आफ्टर अगर μ2 की वैल्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे छोटा था, इसका मतलब ये रेयरर से डेंसर पे जा रहा था। तो जब रेयरर से डेंसर पे जा रहा होता है तो एंगल जो होता है डेंसर वाले का कम होता है।
तो आर डैश कम होना चाहिए, आर बड़ा होना चाहिए, आर डैश कम होना चाहिए, आर बड़ा होना चाहिए, बट आर डैश अपने आप में 90 डिग्री है, इसका मतलब आर 90 डिग्री से बड़ा हो नहीं सकता, इसका मतलब टी आई आर हो गया होगा पहले वाले सरफेस पे। सो 120 आ जाएगा। दूसरे केस में उसका अदरवाइज कर दोगे, टी आई आर नहीं होगा तो फिर 60 डिग्री आ जाएगा। इस पे भी इनकरेक्ट टास्क पूछा गया क्या? हाँ आंसर आप चेक कर लीजिए। तो अपने आंसर क्या आएंगे कि मैं चेक कर लेता हूँ। इफ mu2 is greater than 2 then total deviation is 60 degree. If mu2 is greater than 2 then total deviation is 60 degree. इसका मतलब ए ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। सिंस ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसको आप मार्क नहीं करोगे, सो दूसरा वाला मार्क कर दो, यानी इसको मार्क कर दोगे। फिर जब mu2 की वैल्यू 2 से छोटी होगी उस केस में 120 आएगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो क्या आंसर आपको बी एन सी दिया गया है? अगर बी एन सी दिया गया है तो फिर सही है। आपने बोला इज स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल ड्यूरिंग टीआईआर? स्नेल्स लॉ तो हम क्रिटिकल एंगल तक लगाते हैं। टीआईआर क्या होता है? टीआईआर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें नेक्स्ट मीडियम में लाइट रे जाती नहीं है, तो उसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो हम स्नेल्स लॉ कहाँ पर लगाते हैं? क्रिटिकल एंगल तक लगाते हैं, उसके बियॉन्ड वाले एंगल पर नहीं लगाते स्नेल्स लॉ। सो यहाँ पर भी जब भी हमने स्नेल्स लॉ लगाया है तो ये अप्लाई किया कि पहले हमने ये एज्यूम करके चला है कि ये लाइट रे इस मीडियम पे जा रहा है, तो अगर जा रहा होगा तो आर डैश की वैल्यू कितनी आएगी। तो ये पहले हमारा अजम्पशन चला था कि यहाँ से गुजर करके इस तरह से गया होगा, तो हमने पता ये चला कि आर डैश हमारा 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये जस्ट टी आई आर हो रहा है, जस्ट टी आई आर हो रहा है। और जस्ट टी आई आर एक अलग कहानी है। टी आई आर के लिए जो इंसिडेंट एंगल है वो बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, तो वहां पर स्नेल्स लॉ नहीं लगता है। फिर स्नेल्स लॉ इज वैलिड ओनली अप टू क्रिटिकल एंगल, नॉट बियॉन्ड दैट, क्योंकि उसके बाद लाइट रे अगले मीडियम पे जाता ही नहीं है, तो फिर स्नेल्स लॉ नहीं लगेगा। इसका मतलब इसमें आंसर में कोई करेक्शन नहीं करना है, अगर नहीं करना है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि ट्विस्टेड था, गलत करने के चांसेस बढ़ाए थे, और अगर आप थोड़ा सा भी लूज हुए तो गड़बड़ हुआ। ओके, सो 9th भी हो गया आपका, 8th भी हो गया, और इसके बाद आपने जो पूछा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 में। सो 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और अपने लिए कोई नया नहीं है, बिजनेस एज यूजुअल है। जहां भी सरफेस दिखेंगे हर सरफेस पे अपने को क्या करना है, हर सरफेस पे यूज करना है जो लॉज हम जानते हैं। तो कोई और ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप बता दीजिए, वरना मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ कि क्या करना है। जैसे इसने बोला कि एक ऑब्जेक्ट रखा गया प्रिंसिपल एक्सिस पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस इज नोन टू अस, इट इज, ये इट होना चाहिए, इट इज फाइन इफ कुछ लिखा होगा जो भी, या फिर ये आई आर है क्या? हाँ आई एफ होगा शायद, क्योंकि नहीं, सो ये आई एफ या आई आर टाइप का कुछ बोल रहा है। This is the final image formed after all the refractions and reflections. तो फाइनल इमेज का नाम दे रहा है वो आई एफ यूज किया है, सो फाइनल इमेज है, और सभी रिफ्लेक्शंस के बाद बनी हुई है। फिर आपसे पूछता है कि बताइए क्या चल रहा है। D1 अगर इतना हो तो D2 के बारे में क्या कहना है, D1 ये हो तो D2 के बारे में, सारा कुछ यही बात बोल रहा है। सो बेसिकली ये रिवर्स कैलकुलेशन करा रहे हैं। दैट मीन्स आपको पहले पिक्चर दे रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है वो बता रहा है, फिर वैल्यूज क्या होनी चाहिए वो बतानी है। D1 क्या है? ऑब्जेक्ट की इस सेंटर से डिस्टेंस। D2 क्या है? मिरर जो है वहां से सेंटर की डिस्टेंस। अपने को क्या करना है, पहले इस सरफेस पे जाना है और रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। उसके बाद इसकी एक इमेज बन रही होगी, जहां पर भी इमेज बनेगी उसके बाद दूसरे नंबर पर इस मिरर पे जाना है, प्लेन मिरर को यूज करना है, वहां से रिफ्लेक्शंस करा देने हैं। एक बार रिफ्लेक्शंस हो जाते हैं तो फिर अपने को क्या करना है, ये सरफेस पे फिर से वापस आते हैं,
सो 2 रिफ्रैक्शन यहाँ पे कराना है, 1 रिफ्लेक्शन यहाँ पे कराना है, फिर फाइनली अपने को जहां पर इमेज बनेगी दैट विल बी द फाइनल इमेज। सो 2 टाइम्स कौन सा फॉर्मूला यूज होना है? सो फर्स्ट के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करोगे वो आता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, सब कुछ आपको दिया गया है। सेकेंड में क्या यूज करना है? वो प्लेन मिरर केस है। तो प्लेन मिरर में डायरेक्टली हम जानते हैं कि इमेज कहाँ पर बनती है, उतना ही बैक अपोजिट साइड बनती है। एंड देन थर्ड केस में भी आपको यही यूज कर लेना है। सो 2 बार इसको यूज करना है, 1 बार यूज करना, ऑर्डर 1 2 3 के हिसाब से, फिर अपनी को वैल्यूज को चेक करके बताना है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करने के लिए थोड़े से लेंथी अपीयर करते हैं, बट करना क्या है आपको, पहले ये अप्लाई करना है और D1 D2 पर इक्वेशन बना लेनी है, फिर ऑप्शंस पढ़ने हैं और फिर चेक करना है कि कौन सा वैलिड हो रहा है। आपने लिखा आई आर एंड आई एफ बोथ मींस फाइनल इमेज ना, हाँ वो शायद ये आर जो है ना वो मिसप्रिंटेड है, वो एफ है, एक ही लेटर अपने पास है आई एफ, क्योंकि लैंग्वेज में भी हेल्प हो रहा है कि एक ही इमेज बन रही है, एक फाइनल इमेज है। सो आर एफ होना चाहिए था, तो आर जैसा बन गया। सो देयर इज ओनली वन इमेज, और एक ही इमेज बनेगी क्योंकि हम जानते हैं एक ऑब्जेक्ट है, तो जो मेजर इमेज बनता है वो सिंगल इमेज होगा। इसका कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन अगर आपको इशू कर रहा हो तो उसको मैं चेक कर सकता हूँ, बाकी आपको इस तरह से तीनों को 3 बार लगाना है, आप सॉल्व करोगे अपने को आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इस पे एक प्लेन मिरर रखा है और एक कर्व मिरर रखा है, दोनों से आपको इमेज बनानी है, बताएगा किससे कैसे इमेज बनानी है या फिर जो भी कहानी है उसको हम लोग देखेंगे। तो पढ़ते हैं। इसने बोला एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ दे दी गई है, फोकल लेंथ दे दिया, उसका काम हो गया। प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ आपको जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो इनफाइनाइट होती है। कंसीडर 2 रिफ्लेक्शंस, ऐसा बोलता है, कंसीडर 2 रिफ्लेक्शंस, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते रहेंगे और आप जानते हो कितनी सारी इमेज बनेगी, बहुत सारी इमेजेस बनेगी। सो कहाँ तक रुकना है वो आपको बताएगा। सो इट से इसकी कंसीडर 2 रिफ्लेक्शंस, और कौन सा पहला करना वो भी बताएगा। फर्स्ट फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, so we'll focus the concave mirror first, we will make the image of it, and then that image will act as the object for the plane mirror, और वहां से रिफ्लेक्शन करने के बाद आप उसका भी इमेज बनाएंगे। और अब से बोलता है if the image for the object kept at a particular distance from the concave mirror is formed at a distance x, जो भी आपको दिखाया गया पिक्चर में, तो x की वैल्यू आपको पता करनी है। सो इस पे आपको अगर कोई इशू आया तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। करना क्या है, आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, तो पहले आप इसको आप m1 नाम दे दो, इसको आप m2 नाम दे दो, क्योंकि आप इसी ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो। m1 के लिए इक्वेशन लगाओ 1/v + 1/u। जब ये ऑब्जेक्ट होगी तो साइन कन्वेंशन वगैरह आपको याद आ जाएगा, तो ये -30 लिखोगे इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ अपने को दे रखा है 20, और ये इस तरफ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, तो -20 आ जाएगा। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, तो ये -60 आ जाएगी सेंटीमीटर, क्योंकि ये -1/20 होगा, ये +1/30 होगा, दोनों सेटल करके -60 बना देंगे। चेक कर सकते हो। अगर ये -60 आया, देखो ये कैलकुलेशन बार बार रिपीट भी होती है, तो कई बार हम बहुत सारी क्वेश्चंस करते हैं ना, तो अपने को नंबर्स भी याद होने लगते हैं, ये प्रैक्टिस का फायदा होता है। एनीवे, -60 आ रहा, व्हाट डज दैट मीन? इसका ये मतलब हुआ कि -60 सेंटीमीटर पर नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा। 45 तो आपको ये पता है, तो इसका मतलब इससे आगे कितना जाना है आपको? 15 जाना है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो 15 हो जाएगी, और यहाँ पर आपको फर्स्ट इमेज मिलेगी। अभी हम मान के चलेंगे m2 है ही नहीं, पहले हम एक को सॉल्व करते हैं, उसकी इमेज आराम से बनाते हैं। अब अपने को क्या करना है कि जब ये इमेज बना होगा तो बेसिकली लाइट रेज ऐसा कुछ इंटरसेक्ट किए होंगे आकर के, रिफ्लेक्ट होकर के, तो उससे पहले यहाँ पर रिफ्लेक्शन m2 पर कैसे लाइट रेज पड़ी होंगी, तो m2 पे लाइट रेज राइट से लेफ्ट की तरफ आई होंगी। हालांकि m2 में हमको साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी सो m2 के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो आप पाओगे कि उसकी इमेज रियल बनेगी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर प्लेन मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कैसा बनता है? रियल बनता है, क्योंकि उसका अपोजिट बनता है। और इमेज कितना डिस्टेंस पे बनता है? जितना ये डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ पर भी आना चाहिए। हो गया, कहानी खत्म हो गई, स्टोरी कंप्लीट हो रही है ऑलमोस्ट। कैसे? देन आफ्टर ये 15 आपको पता चल गया, ये एंगल 60 है, वो एंगल 90, ये एंगल 60 डिग्री है, वो 90 डिग्री है, तो क्या हम ये वाला पोर्शन पता कर सकते हैं?
बिल्कुल पता कर सकते हो। मिरर में क्या होता है कि सेम पोर्शन दोनों तरफ होता है, तो ये टोटल लेंथ निकल आएगी आई डैश की। फिर आप ये 30 एंगल को पकड़ करके ट्राइंगल को यूज करके एक्स निकाल सकते हो। सो कैन वी से समथिंग लाइक दैट कि ये 90 होगा, ये बेस अगर पकड़ते हो तो ये साइन बनेगा जाकर के, तो ये 15 साइन 60 बनेगा। और अगर इन केस अगर हम लोग साइन 60 यूज करते हैं, साइन 60 √3/2 होता है। एक बार चेक कर लेते आंसर आ जाएगा। तो ये 15/√2 √3 हो जाएगा, ये भी बराबर ही होगा। सो आपको एक ऐसा एक ट्राइंगल नजर आएगा, ये वाला ट्राइंगल। ये एक्स अपने को पता करना है। एंड व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस, ये 15 थी और ये 45 थी, तो ये भी 15 रही होगी, तो ये 30 आ जाएगी। एंड व्हाट अबाउट दिस एंगल इज गोइंग टू बी 30 डिग्री। चेक इट। और ये 30 सेंटीमीटर है, ये डिग्री में है। ये टोटल डिस्टेंस आपको पता चल गया 15√3 है, क्योंकि 15√3/2 प्लस 15√3/2। क्या यहाँ से एक्स निकाला जा सकता है? ऑफ कोर्स। हाउ यू कैन डू समथिंग। इसको कई तरह से निकाल सकते हैं, एंगल भी बता दिया गया, वहां से ही पता कर गया। कुछ और लग रहा है, ये 15√3 आ रहा है और जबकि ये 30 आ रहा है। नहीं, ये नीचे वाला 30 नहीं होगा, फिर 30 वो मैंने लगता है ज्यादा लिख दिया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का 30 था और ये कहाँ बनेगा अपने को नहीं पता है। सो ये नंबर्स अपने पास है, इन नंबर्स को यूज करना है। इन नंबर्स को यूज करने के लिए आप क्या लगा सकते हो? साइन लगा सकते हो। तो साइन 30 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय दिस। साइन 30 हाफ होता है, तो एक्स मस्ट बी 15√3/2। ये अपना आंसर आ जाना चाहिए। एन की वैल्यू पता करनी थी। सो व्हाट, इसको क्या 60 में अगर कन्वर्ट करना हो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60√3 डिवाइड बाई 8। आंसर चेक करो, क्या इसका आंसर 8 दिया गया होना चाहिए। एन की वैल्यू फिर यहाँ से अपने को 8 मिल जाएगी। चेक कर सकते हैं, और स्टेप पे किसी में आपको कंसर्न आ रहा हो तो वो आप कंसर्न पूछ सकते हैं। 8 दिया है तो बराबर है, मैच करेगा। और जो स्टेप आपको भारी पड़ रहा हो वो जरूर पूछ सकते हो। आपने पूछा आई डाउट यू कैन आस्क। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो आप, डाउट जो भी है। सर हमने अगर मिरर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ऑप्टिकल एक्सिस के साथ उसको ओरिजिन माना, तो फिर क्या हम उस पॉइंट की मतलब हम मिरर की लाइन की इक्वेशन लिखेंगे और फिर वो पॉइंट की इमेज उसके अबाउट लेंगे, वो चलता है क्या? मैंने फिर से बोलो, समझ नहीं आया। सर मतलब What do you- हम जो मिरर मिरर जब वो पॉइंट ऑफ मतलब जिस पॉइंट पर ऑप्टिकल एक्सिस पर मीट कर रहा है उसको हमने ओरिजिन कंसीडर किया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया, ओके और उसके लेफ्ट में 15 मतलब -15,0 और फिर मिरर की इक्वेशन लिखी, उसका स्लोप फिर 120 मतलब tan 120 डिग्री आएगा, और फिर वो ओरिजिन से पास कर रहा है और उसके अबाउट हमने उस पॉइंट की इमेज ले ली। ओके, प्लेन मिरर के लिए बात कर रहे होगे प्रोबेबली आप। यू वांट टू Yes, से कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। ओके ओके, उसका आपको केयरफुल कहाँ पे रहना है? आपको केयरफुल ऐसा रहना है कि अपने को नॉर्मल लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल वाली जो लाइन होती है ना, उस पर इक्विडिस्टेंट होता है। तो ये जो इक्विडिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो हम नॉर्मल पे लगाएंगे। हाँ, अगर आप ज्योमेट्री यूज करके कुछ ऐसा करना चाहते हो चलता है कि आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो, फिर वहां से एंगल्स वगैरह मेजर कर लो, फिर आप, बट मेक श्योर कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन लगना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एक नॉर्मल लगेगा, उस नॉर्मल से जितना डिस्टेंस इधर होगा उतना ही डिस्टेंस इधर होगा, ये गारंटीड है। उसको यूज करके आप ज्योमेट्रिकली उसको ओरिजिन मानना चाहो बिल्कुल मान सकते हो, इसको ओरिजिन बना करके ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो। बाकी फिर आप जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। रिफ्लेक्शन के लॉज के अकॉर्डिंग अपने को ये डिस्टेंस बराबर करनी है। हाँ, गलती हम ये नहीं करेंगे कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर कर देंगे, दैट वुड बी रॉन्ग। इट हैज टू बी परपेंडिकुलर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नॉर्मल होता है ना उसी लाइन पर ये रहता है, तभी ये एंगल 90 डिग्री हमारे लिए बहुत यूजफुल है। अब एक बार नहीं फिर सर, से मैं बोलो बोल रहा ना, था कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन बात। हाँ सर मैं बोल रहा था कि ऑप्टिकल एक्सिस को एक्स एक्सिस लेंगे और उसके परपेंडिकुलर जो है उसको वाई एक्सिस लेंगे, तो फिर मिरर एक जनरल लाइन बन जाएगी ना, तो फिर उसके अबाउट जो इमेज लेंगे वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग ही लाई करेगी ना।
हाँ, आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि इसकी हम लाइन इक्वेशन लिखते हैं, फिर इसका नॉर्मल बना देते हैं, उस नॉर्मल को यहाँ से पास करा देते हैं, उसका इमेज बना सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, बट नॉर्मल के साथ जाने का मतलब पॉइंट ऑफ कंसर्न इज दिस। आपने बोला है कि एक बार फिर से मैं बोलता हूँ मैंने क्या किया, मैं बोल देता हूँ और आप उसको रिलेट कर पाएंगे। अगर आपका आपने जो किया अगर उससे आंसर आ रहा है तो वो भी आपको कहीं तक हेल्प करेगा कि यस आपने मतलब प्रोबेबली सही किया होगा, बट नॉट श्योर। इसको अभी क्या होता है ना कि आगे चल करके आप मैथ्स में जब प्लेन इक्वेशन पढ़ लेते हो या फिर लाइन इक्वेशन वगैरह तो पढ़ ही लिया होगा, तो इसका प्लेन इक्वेशन बना सकते हैं। और किसी भी प्लेन से एक पॉइंट का इमेज बनाना होता है तो उसके लिए एक नॉर्मल की इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन से जितना ये आगे होता है उतना बैक साइड ड्रॉ कर देते हैं। सो मैथ्स को आप कई तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैंने क्या किया है मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। जैसे इसने बोला कि फर्स्ट मिरर को यूज करो, मिरर को यूज कर लिया। ऑब्जेक्ट इसके इमेज कहाँ पर बनेगी, -60 सभी ने निकाल लिया होगा। -60 का मतलब क्या होता है, -60 का मतलब होता है इसका जो डायरेक्शन रहा होगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन रहा होगा, ये नेगेटिव रहा होगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन में 60 जाना है तो बैक साइड 60 जाएंगे। ये 45 था तो 15 और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अपने को फर्स्ट इमेज मिलेगी। अच्छा, जब यहाँ पर आपको फर्स्ट इमेज मिलेगी, लेकिन ये तब जब M2 नहीं रहा होता। लेकिन M2 क्या करेगा कि जो यहाँ से आने वाली लाइट रेज है उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो M2 पर जो इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, या फिर ऐसा बोल लो इधर होगी। एनीवे, जब कभी हमारे पास प्लेन मिरर होता है तो प्लेन मिरर के बारे में एक बार फिर से बोलता हूँ। प्लेन मिरर में हम लोगों ने क्या बात किया था कि अगर ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रखते हो तो आप इसका 90 डिग्री पे लेके जाओ, उतना पीछे लेके जाओ, इमेज बनता है। समझते हैं? बस अगर आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा दिया बताया जाए तो इमेज भी यहाँ पे बनेगा। सो अगर ऑब्जेक्ट आप बैक साइड रखते हो तो उसकी इमेज उसकी फॉरवर्ड साइड पे बनेगी और उतना ही डिस्टेंस पे बनेगी जितना डिस्टेंस परपेंडिकुलर से ये है। तो इनके ऑब्जेक्ट और इमेज को हम रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर क्या था कि जो सिंस ये ऑब्जेक्ट बैक साइड आई है, इसका मतलब ये कैसी ऑब्जेक्ट रही होगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रही होगी, क्योंकि लाइट रेज जो आ रही होंगी वो कुछ इस तरह से आई होंगी जो इस पे कन्वर्ज हो रही होंगी अपने रूल के अकॉर्डिंग। सो ये हमारे लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट थी। दैट मींस इट वाज लाइक दिस कि अगर आपका ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज अपने को कहाँ पे बनेगा, वो ये वाला केस। ऑब्जेक्ट बैक साइड है तो इमेज फ्रंट साइड आएगी। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये रियल इमेज है। सो हमने क्या किया है, उसका एक नॉर्मल बनाया जो आई से ज्वाइन करता था, आई डैश से ज्वाइन कर रहा था या I1 से ज्वाइन कर रहा था। मैंने बोला कि ये यही लाइन है जिस लाइन के बारे में बात करते हैं 90 डिग्री वाली। फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। फिर ये एंगल वगैरह दिया गया था, ये नंबर पता था, तो फिर यहाँ से हमने ये वाली डिस्टेंस पता कर ली, उसी का डबल करके टोटल पता कर लिया। फिर ये टोटल का ट्राइंगल बना लिया। ये टोटल का ट्राइंगल ये वाला था, उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उससे अपने को एक्स पता चल गया। तो ज्योमेट्री यूज कर ली और थोड़ा सा ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स थे उनको भी यूज किया। तो जब कभी मल्टीपल मिरर और लेंसेज देंगे तो आपको पहले एक पकड़ना, उसका इमेज बनाना है, उस इमेज को दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट लेके जाना है। फिर आपको ये भी चेक करना कि जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग क्या वो रियल है या वर्चुअल है, अकॉर्डिंगली उसके साइन असाइन करने हैं। So that was your 11th. Then 12th, 13th. Question number 12. Question number 12 says कि आपके पास दो blocks हैं. Each of mass m lies on a smooth table. Okay, तो ये smooth table है. कुछ ऐसा लग रहा देख करके कि इसमें वो NLM के जो कॉन्सेप्ट्स थे ना, पुली और स्ट्रिंग और सबको ऑप्टिक्स से लिंक किया है. तो मल्टी कॉन्सेप्ट टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है. They are attached to two other masses as shown in the figure. The pulleys and they are light. And object is kept at rest on the table. The side A, B, and CD. This is AB, this is CD. They are reflecting. इसका वो mirror है. Acceleration of two images formed. Those are reflecting surfaces with respect to each other. Is this okay? आपको relative acceleration पता करना है images का. So आपको क्या करना है, पहले इसका मैकेनिक्स सॉल्व करना है. ये नीचे जा रहा होगा, ये भी नीचे जाएगा बाय द वे. इसका एक्सेलरेशन आप A1 पकड़ सकते हो, इसका एक्सेलरेशन A2 पकड़ सकते हो. छोटी सी कैलकुलेशन से हम A1 और A2 को निकाल सकते हैं. एक बार अपने पास A1 A2 आता है, आई कैन थिंक ऑफ कि वो आप निकाल लोगे. फिर अपने को देखना है कि फर्स्ट वाले मिरर से क्या चल रहा होगा.
तो जब आप एक कोई मिरर रखते हो, लेट्स से ये मिरर है और ये मिरर हम ए बी वाले को पकड़ रहे हैं और ऑब्जेक्ट आपका ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मिरर मूव कर रहा है, तो हमने को मिरर के रिस्पेक्ट में जाना होता है। तो जब आप मिरर के रिस्पेक्ट में जाओगे तो मिरर के रिस्पेक्ट में अगर मिरर में खड़े होकर के आप पूछते हो तो उसको लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो इधर जा रहा है a1 एक्सेलरेशन से। क्यों? क्योंकि मिरर इधर जा रहा था a1 एक्सेलरेशन से और हम लोग जानते हैं कि वो स्यूडो एक्सेलरेशन बन करके या रिलेटिव कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर AB वाले मिरर केस के लिए इज गोइंग टू बी लाइक A1 I कैप। ये फर्स्ट वाले मिरर के लिए था, M1 बोल सकते हो। सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू M2 मिरर, हम इसको M1 मिरर बोल रहे हैं, इसको M2 मिरर बोल रहे हैं। सो यहाँ पर M1 M2 दे आर नॉट द मासेस, दे आर द मिरर्स। इसकी वैल्यू किधर आएगी? सिंस ये मिरर इधर जा रहा होगा तो ये इसको अपोजिट दिलाएगा, तो ये बनेगा माइनस A2 I कैप। अब आपसे पूछता है क्या? इमेज के बारे में। अभी तो आपने ऑब्जेक्ट के बारे में पकड़ा है ना, अब इमेज के बारे में जाना है। माय गुडनेस। अच्छा, ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में तो आप जानते हो कहानी क्या होती है कि अगर ये इधर जा रहा होगा तो इमेज इसकी जो इधर बनेगी वो इस साइड जा रही होगी, तो इमेज के लिए आप एक माइनस लगा देते हो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, दैट्स डन। सो आपको ये कंक्लूजन मिलेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू M1 मिरर इज गोइंग टू बी नेगेटिव ऑफ दिस नंबर। उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो दोनों रिवर्स हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा न्यूमेरिकल वैल्यू पर। से बनेगा माइनस ऑफ A1I। acceleration of image with respect to M2 mirror is going to be negative of this, that will become A2I। ये नेगेटिव का नेगेटिव हुआ है इसलिए प्लस हो गया। अब अपने को क्या चाहिए था? अपने को चाहिए था acceleration of two images formed, those two reflecting surfaces with respect to each other, that means acceleration of image 1 with respect to image 2, ये अपने को लगेगा। सो आप चाहो तो फिर इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ले जाओ, फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट से जाकर के उनको रिलेटिवली करो। अपने को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जाना पड़ेगा क्योंकि मिरर्स मूव कर रहे हैं। माय गुडनेस। तो अब इसको ऐसा लगोगे, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ I1 फर्स्ट इमेज माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट मिरर, दैट्स हाउ द रूल गोज। फिर आप लिखोगे इसको एक्सेलरेशन ऑफ इमेज 2 विद रिस्पेक्ट टू मिरर 2, दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ मिरर 2। अब उनको विक्टोरियली सिंप्लीफाई करो और फिर वहां से अपने को ये निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ I1 विद रिस्पेक्ट टू I2, दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ I1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ I2। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? बहुत सारे नंबर्स में लिख रहा हूँ। अच्छा, M1 M2 के एक्सेलरेशंस तो आपको पता ही है, ये इधर दिखाया गया और M1 M2 के इधर हो जाएंगे, सारे एक्स डायरेक्शन में है। और आपको M1 पता हो गया, M2 पता हो गया और इसका लेफ्ट हैंड साइड पता हो गया, तो वहां से आपको पता चल जाएगा क्या चल रहा है। अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तब भी आप रिलेट कर पाओगे क्या? एक काम करते हैं, अलग लिख देते हैं, एडिशन तो आप खुद ही कर सकते हो। एक्सेलरेशन ऑफ अगर हम I1 निकालना चाहें इस इक्वेशन से तो क्या अपने को ऐसा लिखना पड़ेगा, माइनस A1 I कैप प्लस M1 का एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन आपको इधर दिख रहा है तो नेगेटिव में आएगा और प्लस है तो नेगेटिव में आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी A1 I कैप, दैट मींस इट्स गोइंग टू बी बेसिकली 2 टाइम्स A1 I कैप। व्हाट एल्स? एंड देन एक्सेलरेशन अपने को I2 चाहिए सेकंड इमेज का, तो इस इक्वेशन को यूज करोगे, ये प्लस M2 का एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा, तो ये A2 I कैप तो आपके पास पहले था, प्लस में जा रहा है M2 का, M2 इधर था, वो पॉजिटिव ही था तो पॉजिटिव में आ जाएगा A2 I कैप। सो 2 टाइम्स A2 I कैप हो गया। Now what to do? You know better. You need to subtract these two. जब आप दोनों को subtract करोगे तो 2 टाइम्स A1 प्लस A2 हो जाएगा। तो आपको जो आंसर चाहिए वो बेसिकली 2 टाइम्स A1 प्लस A2 आ जा रहा है। 1 मिनट लगेगा, आप चेक करके इसका फाइनल आंसर भी चेक कर सकते हो। 2 टाइम्स A1 प्लस A2। अब आप A1 निकालो, A2 निकालो, दोनों को ऐड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और अपने को कुछ जी के टर्म में आ जाएगा
और फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे ना। जहाँ तक A1 A2 निकालना है वो बहुत आसान है। A1 को क्या लिखेंगे, ये फोर्स पुलिंग फोर्स हो जाएगा तो 3 mg डिवाइड बाई 4। तो A1 की वैल्यू आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो 3/4g आ जाएगा। A2 की वैल्यू अगर डायरेक्टली लिखना चाहो तो 2g/3 आ जाएगा। ये कैसे लिख सकते हैं वो आप जानते हो, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फोर्स लगाओ, एबीडी बनाओ, सॉल्व करो, तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। मैंने यहाँ तक आपको आइडिया दिया है। अगर इसके बावजूद भी आंसर नहीं आया हो तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। आंसर आ गया हो, मैच कर रहा हो, परफेक्ट जा रहा हो, तुम लोग स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका 12th क्वेश्चन था। 13th के बारे में, 12th रिलेटिवली इजी था क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना था। मैच कर रहे हैं, ग्रेट। इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ एक्सेप्शनली नहीं सोचना था, बट ये था कि अपने को थोड़ा सा मैकेनिक्स लगानी थी और थोड़ा सा रिलेटिव एक्सेलरेशंस का कॉन्सेप्ट था, लेंदी कैलकुलेटिव था, बस ये कह सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 13 सेज कि एक बीम ऑफ लाइट है, पैरेलल टू वाई एक्सिस आ रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की इक्वेशन दे रखी है। दिस इज लाइक मोर मैथमेटिक्स। ये पैराबोलिक इक्वेशन दे रखी है। आप जितना मैथमेटिक्स में उसके टेंजेंट को जानते हो, नॉर्मल को जानते हो, उतना फास्ट उसको कर सकते हो। आपने मैथ्स में पढ़ रखा होगा कि किसी भी कर्व्स जो अपने सिलेबस में, लाइक पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल्स, स्ट्रेट लाइंस, इनमें टेंजेंट ड्रॉ करना, इनके नॉर्मल की इक्वेशंस, इनके जो भी फीचर्स होते हैं, बहुत सारी इक्वेशंस आपके पास रेडीमेड होती हैं, तो वो आपको टाइम सेव करने में हेल्प करेगा। इसने पूछा गया फाइंड द पॉइंट on y-axis where the beam of light is going to converge after reflection। तो ये सिंस ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे मिलेगी, वो फोकस होगा। तो ये ऑप्टिकल लैंग्वेज में या ऑप्टिक्स की लैंग्वेज में आपसे ऐसा पूछ सकता था, इसका फोकल लेंथ बताओ। या फिर ऐसा बोल सकता था कि अगर एक लेंस है, हमारा एक मिरर है जो कि स्फेरिकल नहीं है, पैराबोलाइड है, और पैराबोलाइड इक्वेशन ये दी जा रही है, तो उसका फोकस बताओ या फोकल लेंथ बताओ। सो आप इसको और डीप पे ले जा सकते हो, आप इसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हो। बेसिकली फोकल लेंथ निकालने का मतलब ये जहां पर मर्ज करेगा यही तो फोकल लेंथ हो जाएगी, और इसी को आपसे पूछ रहा है कि इसकी फोकल लेंथ बताइए। तो नॉट ओनली स्फेरिकल केसेस बट इन केस ऑफ अदर ज्योमेट्रीज वी कैन फाइंड आउट कि क्या फोकल लेंथ होती है। उसके लिए बीम ऑफ लाइट जो लानी है वो पैरेलल लेके आनी होती है अपने को। हालांकि इसमें एक बीम ऐसे दिखाया है, फिर रिफ्लेक्ट, ये क्या है, ये कुछ गड़बड़ बता रहे हैं इसमें, साइन, ये एरोस थोड़े से गड़बड़ है, कुछ ऐसे होना चाहिए था। सो इंसिडेंट करेगा, फिर दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। सॉल्व करने का आइडिया क्या है? अब में से कई लोगों ने आंसर निकाल भी लिया होगा, मैच भी कर रहा होगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो वो मैं बताता आपको। आप इन जनरल वे पे मैं बोलता हूँ, आपके पास ये पैराबोलिक सरफेस है, थोड़ा सा एनलार्ज करके बनाता, ये अपनी रेफरेंस लाइन है, या वाई एक्सिस बोल लो या फिर प्रिंसिपल एक्सिस बोल लो। कोई भी एक लाइट रे कंसीडर करो जो यहाँ पे फॉल करती है, दिस। ये जो लाइट रे है इसका रिफ्लेक्शन अपने को पढ़ना है। क्या जरूरत पड़ेगी अपने को ये जरूरत पड़ेगी कि यहाँ पे टेंजेंट कैसी है। सो फर्स्ट फाइंड द रिलेशन इक्वेशन फॉर द टेंजेंट। once you got that, then find the equation for normal. That's going to be the normal. Once you got to know normal, so find this angle, which is angle of incidence, and then after find the reflection, reflected light ray. When you're going to do this, आपको ये आइडिया होगा कि ये जो एंगल आएगा वो बराबर आएगा, और फिर ये इक्वेशन लाइन की मिल जाएगी, तो फिर ये वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेप्ट करेगी वो अपने को पता कर लेंगे। फिर ये कोऑर्डिनेट अपने को पता चल जाएगा वाई कितना जा रहा है। सो ये इसकी कहानी है। इसको आप अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो ये सारा कुछ कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा। पहले टेंजेंट पता करेंगे, फिर नॉर्मल पता करेंगे, नॉर्मल के साथ एंगल पता करेंगे, फिर इसको पता करेंगे, फिर इसकी इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसकी इक्वेशन को x इक्वल टू 0 से इंटरसेप्ट करा देंगे। बिल्कुल। आप अगर फोकस ऑफ पैराबोला जानते हो तो वही आप फोकस ऑफ पैराबोला में आप यही काम करते हो, और अब आप उस दोनों कॉन्सेप्ट्स को लिंक कर सकते हो कि वहां पर हम फोकस क्यों निकालते हैं, देख किस लिए निकाल देते हैं,
और डायरेक्टली उसका फोकस पॉइंट होगा, फोकस पॉइंट का आपको फॉर्मूला पता होता है, वहां से अपने को आंसर मिल जाएगा। आपको जब कोई पैराबोला की इक्वेशन बताई जाती होगी तो आपको उसका फोकस का कोऑर्डिनेट बताया जाता होता है मैथ्स में, बस वहीं से अपना काम हो जाएगा। बट अगर उसको हमको सॉल्व करना हो फ्रॉम द बेसिक तो फिर आप ये सब कर सकते हो। और इस इक्वेशन को अगर सही से लिखोगे तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 16 है। सो इसको आप रिलेट कर सकते हो, इसका फोकस कहाँ पर लाई करने जा रहा है। ये जो पैराबोला इस तरह से ओपनिंग अपवर्ड होते हैं, उनकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y टाइप का आप लिख सकते हो। इसको 4 into y लिख सकते हो, ऐसा आपको बताया गया होगा, 4ay और by और समथिंग लाइक दैट। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वो इधर जा रहे होते, लेफ्ट राइट जा रहे होते हैं। सो यू कैन रिलेट विद द मैथ्स। एनीवे, जाहिर सी बात है कि ये सारी कैलकुलेशन करना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आपको जो क्वेश्चन भी देगा वही देगा जो आपके मैथ्स के सिलेबस में रहा होगा, उससे आप रिलेट कर पाओ। बाय द वे, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन देता है कि आपको बिल्कुल अननोन ग्राफ दे देता है, you can always draw a tangent, you can always draw a normal, you can always relate this and you can find these angles, वहां से भी निकाल सकते हो। सो इसका फोकस आपको क्या बताया जाता है, जैसे इक्वेशन आपको y दी जाती है तो a,0 या फिर 0,a डिपेंडिंग अपॉन की कहाँ पर चल रहा है, तो इस केस में 0,a आएगा। और इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो ये फोकस होता है। तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक लाइन में आंसर दे सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 प्रोबेबली आपने पूछा होगा, लेट्स वेरीफाई यस। सो 14 पर आते हैं। 14 में बोलता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज फॉर्म दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ओरिजिन व्हिच द आई विल ऑब्जर्व इन M2, D is given, D is 10। सो अच्छा, इस पे आपको कुछ साइन का इशू हो रहा होगा, ओके चेक कर लेते हैं। और ये कैसा था, इंटीजर टाइप का था क्या, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, इसमें चेंज भी हो जाएंगे आंसर्स। वाई कोऑर्डिनेट आपको बताना है, सिंस उसने कोऑर्डिनेट बोला है इसका मतलब है कि आपको साइन अगर प्लस माइनस आ रहा है तो वो भी ध्यान देना है। और अगर ऐसा बोलता है वाई डिस्टेंस बताइए या फिर समथिंग लाइक मैग्नीट्यूड और समथिंग, तो उसको हम पॉजिटिव भी लिखते हैं। सो करना क्या है वो एक बार चेक कर लेते हैं। आई विल ऑब्जर्व इन मिरर M2, M2 पर कौन सा दिखने वाला है, तो M2 अपना ये है। सो पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट थिंग टू डू इज दिस, आप एक नॉर्मल ड्रॉ करो। आप चाहो तो इस मिरर को और एक्सटेंड कर लो, M2 M1 मिरर को, ये ऐसा मिरर जाएगा। एंड देन गो फॉर दिस परपेंडिकुलर दिस नॉर्मल। और अगर आप इसका कुछ नाम देते हो ये वाली डिस्टेंस का, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर आना है, तो आपकी पहली इमेज यहाँ पे बन जाएगी, ये I1 हो गया। और एक बार आपकी ये I1 बनी, देन ये जो I1 होगा उसको फिर से एक नॉर्मल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। दूसरा नॉर्मल के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से आप चाहो तो एक्सटेंशन इसका कर लो M2 का, इट्स लाइक मोर लाइक ज्योमेट्री इजंट इट। और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये पैरेलल दिख रहा है क्या, 45 है, पैरेलल ही तो जा रहा है। माय गॉड, इसका मतलब यही नॉर्मल काम करेगा, इसका मतलब इसके इधर ही जाएगा ये। एक मिनट, ये इसी को एक्सटेंड करना पड़ेगा, रेड कलर यूज करता है। सो इसके परपेंडिकुलर ये इसी का भी परपेंडिकुलर होगा, इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज यहाँ पर कहीं बनेगी, तो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। बाकी आप ज्योमेट्री से वो पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करके देख सकते हो कि कितना ये डिस्टेंस जा रहा है, जितना ये डिस्टेंस आएगा उसका उतना डबल इधर कर देंगे, फिर ये टोटल का डबल इधर कर देंगे, अपना आंसर हो जाएगा। और आंसर क्या करना, वाई कोऑर्डिनेट बताना है, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए थोड़ा सा और भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाई हो जाएगा। सो प्लेन मिरर के केस में क्या करना होता है, मिरर को बढ़ा लो, जितना भी बढ़ाना उसके नॉर्मल को लेके जाओ, फिर दोनों को अपने को एडजस्ट कर लेते हैं।
तो प्लस पे आएगा, ये क्लियर हो गया। 10 आता है या नहीं वो चेक कर सकते हो। किसी के लिए कैलकुलेशन भी करनी होगी तो वो भी कर सकते हैं। बहुत आसान कैलकुलेशन है। ये डी दिया गया, ये डी दिया गया, तो इनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। और लेट्स कॉल दिस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट जरूर दे देता हूँ, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस टू बी एक्स नॉट। तो फिर ये डिस्टेंस भी हमारी कितनी आ जाएगी, एक्स नॉट। तो ये रूल लग गया। फिर ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, दिस डिस्टेंस विल बिकम 2x नॉट। फिर अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो 2x नॉट हो गई, ये 45 रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि सब 45 पे जा रहा है। तो फिर हमको ये y चाहिए, y निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर प्लस में आएगा और 10 आ रहा है तो अच्छी बात है। देन क्वेश्चन नंबर 15, इसने पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x by 13, व्हाट इज x, द सेपरेशन बिटवीन टू इमेजेस फॉर्म्ड। सो ये अपना जनरल क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी, हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। फोकल लेंथ निकालो, 2 फोकल लेंथ निकलेंगी, एक ऊपर वाले पोर्शन के लिए f1, एक नीचे वाले पोर्शन के लिए f2। और ये 1.2 है, ये 1.2 है, तो दोनों तरफ का सेम मीडियम है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को पता है, इस पे भी दोनों तरफ का सेम मीडियम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है लेंस का। सो एक आप देखोगे कि इसमें ये जो 1.5 है ना, 1.2 से बड़ा है लेकिन 2.5 से छोटा है। तो आधा पोर्शन कन्वर्जिंग का काम करेगा, आधा पोर्शन डाइवर्जिंग का काम करेगा। ऊपर का फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा क्योंकि रेयर मीडियम में रखा गया है, और नीचे का फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा। अपने को क्या करना है, एक f1 निकालना है, एक f2 निकालना है। फिर दोनों के लिए एक फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एक बार f1 रख करके v1 निकालेंगे, f2 रख करके v2 निकालेंगे, उनकी लोकेशन को पता करेंगे, फिर उनके बीच का सेपरेशन पता चल जाएगा। बॉस इजी, लाइफ को इजी बनाने के लिए वो क्या कर रहा है, वो सिंपली ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दिया है। इसका मतलब ये फॉर्मूला अपने को ना लगाना पड़े। क्यों, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो जाएगा तो वी फोकस पे डिपेंड करेगा। तो बेसिकली ये f1 आ जाएगा और ये f2 आ जाएगा, और अपने को f1 और f2 के बीच का गैप निकाल देना, 10 डन। अब देखो एक पॉजिटिव आएगा, यानी एक साइड आएगा, एक दूसरी साइड आएगा, तो दोनों को ऐड हो जाएगा न्यूमेरिकली। तो अपने को जो आंसर लगेगा वो ये लगेगा, f1 का मैग्नीट्यूड प्लस f2 का मैग्नीट्यूड। ये अपना आंसर है। Hopefully you are getting. Now how to get f1 f2, एक ही फॉर्मूला हमारे पास है, mu of the lens divided by mu of the medium minus 1, और ये अपना 2/r आ जाएगा। सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, और उसने रेडियस ऑफ कर्वेचर ना देकर के एयर पे उसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसका क्या फोकल लेंथ होता है वो दे रखा है। तो इसको अपने को यूज करना है, और अपने को ये बताया गया कि इसकी वैल्यू 20 होती है कब, जब हम mu माइनस 1 और ये 1/r1 माइनस 1/r2 यूज करते हैं। आप क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, ये नंबर डिसअपियर हो जाएगा, f की वैल्यू आ जाएगी। एक बार f1 निकालो, एक बार f2 निकालो, तो फिर दोनों को, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड अप कर दो और x by 13 कर दो, आंसर आ जाएगा। किसी का आंसर आता है, आई मीन लाइक आंसर चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। अगर किसी का आंसर आ रहा है इसका मतलब है कि आपने सही किया होगा, अगर इसी तरह से किया है और मैच कर रहा है। हाँ सर, आ गया आंसर। आ गया है, गुड। सो करेक्शन की जरूरत नहीं है। 65 आता है तो फिर आप 13 से डिवाइड करके उसका आंसर बता सकते हो। 65 आया है, गुड, ठीक है, परफेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप कर पा रहे हो तो लाइक वी आर गुड एट थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 है, इनके बारे में मैं जल्दी से बोल देता हूँ। ये सब टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं। 16 भी थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं है। अगर आप पकड़ लोगे तो जल्दी आंसर कर दोगे। हालांकि उसने दिखाने की कोशिश की है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो y के साथ वैरी करता है, y इधर है। कितनी सारी इमेजेस बनेंगी इसकी, तो आपको याद है हम लोगों ने इसे कुछ पार्टीशन करके देखा था, 2 पार्टीशन 2 इमेजेस, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इस पर्टिकुलर केस में कितनी इमेजेस बनने वाली हैं? अब ऑप्शन देगा 1 2 3 इनफाइनाइट। सो अब बोलोगे कि हर लोकेशन का फोकल लेंथ अलग जाएगा, हर लोकेशन का फोकल लेंथ अलग जाएगा। सो इनफाइनाइट इमेजेस आपको मिलने वाली हैं, गुड। लेकिन इसने पूछा क्या है कि किस रेंज पर ये स्प्रेड होंगे।
तो रेंज पर स्प्रेड होने का मतलब आप देखो ऊपर का जो फोकल लेंथ आएगा नीचे का करस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ बराबर जाने वाला है, तो अपने को एक देखना है। फिर आप क्या करो, इसमें y को 0 करो, जस्ट 0, y को 0 लेकर के f1 निकालो, फिर y को l लेकर के, l या d जो भी है, d लेकर के f2 निकालो, हो गया। सो आपको फोकल लेंथ का रेंज पता चल जाएगा, और इसकी लोकेशन कहाँ पर बन रही है उसको पता करो, इसकी लोकेशन कहाँ पर बन रही है उसको पता करो, उनके बीच में फोकल लेंथ लाई करेगी तो उन्हीं के बीच में इमेजेस लाई करेंगी, तो इमेजेस v1 और v2 के बीच में स्प्रेडेड होंगी। इट्स डन। सो आपको y जहां से जहां तक वेरी कर रहा था, y की दोनों एक्सट्रीम से पिक करना है। जो क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही होंगी टेंडिंग टू दिस, वो कहाँ पर इमेज बनाएंगे, और जो टॉप से जा रहे होंगे वो कहाँ पर इमेज बनाएंगे, तो बीच से जाने वाले उनके बीच में बनाएंगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। और आपको v1 और v2 को देख करके उनके बीच का गैप निकालना है, गैप निकालना है, सॉल्व हो जाएगा। यही किया होगा, आंसर मैच करना चाहिए, इश्यू हो तो आप बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, इस पे क्या चल रहा है वो भी बता देता हूँ। इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ d। व्हाट इज d? d इज दिस। इसकी वैल्यू अपने को पता करनी है, दैट मींस लेंस और मिरर के बीच का गैप कितना होना चाहिए, सो दैट, ये मेन कंडीशन है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज, किसके बाद आफ्टर वन रिफ्रैक्शन थ्रू एंड वन रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर इज दिस। तो y कोऑर्डिनेट देकर के आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या चल रहा है। रूल अपना वही होगा, आप पहले मिरर को भूल जाएंगे, लेंस को सॉल्व करेंगे, और लेंस को यूज करके उसकी इमेज की कोऑर्डिनेट पता करेंगे, कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये अपना इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट है ना, सो उसमें एक x कोऑर्डिनेट आएगा, एक y कोऑर्डिनेट आएगा। फिर आप इसको बढ़ा लेंगे, अगर इसके बैक साइड में आ रहा होगा तो उसका फिर हम ऐसा इमेज इधर बना लेंगे, इसके फ्रंट में आ रहा होगा तो उसका इमेज हम बैक साइड बना लेंगे। इसने आपसे बोला है कि y कोऑर्डिनेट अपने को 0.3 मिलता है, इससे एक बात तो क्लियर होगी कि इमेज यहाँ कहीं बन रही होगी, ये I1 बन रही होगी। और जो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था एग्जैक्टली उसी का कॉपी है। फिर आप क्या करो, यहाँ से एक नॉर्मल पकड़ो, अब नॉर्मल कहाँ से जा रहा होगा वो अपने को देखना होगा, सेंट कहाँ पे कट कर रहा है। फिर यहाँ पर आप अपना फाइनल इमेज I2 निकाल लो। जब आप ये I2 कैलकुलेट कर रहे होगे, फिर से इसको सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू 0.3 आपको दे रहा है, उसमें x पूछा था, इसमें x दे दिया है, और उसके बेसिस पर आपसे ये d के बारे में मांग कर रहे हैं। तो बात एक ही है, d दे करके आप x पूछ लो या x दे करके d पूछ लो, बात एक ही है। इसका भी अगर आपका आंसर आ गया है, आपने ये किया है, तो फिर कोई इशू नहीं। किसी ने ट्राई किया हो, आंसर ना मैच किया हो, तो मैं आंसर निकाल सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लोगे तो फिर एग्जाम में आएंगे आप यूज टू रहोगे और जल्दी आंसर कर सकते हो। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन था 18th, मैचिंग है, करेक्ट है, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। और आप इसको एक दो बार और भी ट्राई कर लो ताकि आप फास्ट इनफ हो जाओ, कैलकुलेशन में कम टाइम लगे, बस इतना ख्याल रखना है। वो tan थीटा की वैल्यू दे भी दी है, आई मीन tan थीटा इस इसका थीटा भी आपको दे दिया नंबर इजी बनाने के लिए। लास्ट बोलता है एक डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है, उस डायग्राम में लेंस इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इज आल्सो मूविंग विद द सेम स्पीड एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द इमेज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ when the object is at a distance 2f from the lens? So it's obvious question, क्या करना है, लेंस के फ्रेम पे जाना है। जब आप लेंस के फ्रेम में जाओगे तो ऑब्जेक्ट आपको 2v से आता हुआ नजर आएगा, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, u दे रखा है, आप पहले m पता करो v बाई u के हिसाब से, फिर आप उसको x कंपोनेंट को पता करो, y कंपोनेंट की वेलोसिटीज को पता करो, और फिर स्पीड पूछा गया है, इसका मतलब है प्लस माइनस का हमको ख्याल नहीं करना है। और वहां से जो आपको पता चलेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस आएगी, फिर आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। सो यू नो कि हाउ टू यूज द रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स, अब बता कर सकते हो। इसका भी आंसर आ गया होगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए, अगर है तो हम लोग क्रॉस वेरीफाई करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। Anybody got the answer of 18 proper? The last question.
गॉट इट, चलेगा। सो ये पेपर आपका कंप्लीटली डिस्कस हो गया है और आप चाहो तो इसको एक बार फिर से गो थ्रू कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर मतलब अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा और पूरा सॉल्व करने के लिए आप बोल रहे हो। लेकिन इसका आंसर आ गया, अगर आपको इसको सॉल्व करने में इश्यू आ रहा है ना, तो इस स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स थे जिसमें हमने वेलोसिटीज वगैरह एक्सप्लेन की थी ना, उसको एक दो बार आप और वॉच कर लो और अदरवाइज आप इसको सॉल्व करो। और अगर आप कहीं पे फंस रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेज दो। ये इंडिविजुअल केस को हम हैंडल कर सकते हैं और आप उसमें कहाँ पर गलती कर रहे होगे ऋत्विक, तो मैं आपको बता देता। और इसका जो सॉल्विंग है इससे पहले जो हम लोगों ने किया है एग्जैक्टली उसी तरीके का है। पेपर का लेवल डिसेंट था, एडवांस के क्वेश्चंस हैं, एडवांस लेवल का ही है और एडवांस में मॉडरेट टाइप का है, बहुत ज्यादा हार्ड साइड नहीं है, बट गुड एडवांस बोल सकते हो। इसके बाद पेपर 2 है, तो हम लोग पेपर 2 को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, टाइम भी हो गया। सो आप चाहो तो सेकंड पेपर को एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना डिस्कशन से पहले, सो दैट आपके जो कंसर्न एरियाज हैं वो सामने आ जाएंगे और टू द पॉइंट आप पूछ लोगे। ओके, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। सी यू टुमारो देन। थैंक यू गाइस।